पूर्णिया छोड़ के कहीं चुनाव नहीं लड़े। एक पिता जो है एक बेटी को टिकट दे करके पूर्णिया भेजने का काम किया है। पूर्णिया छोड़ने का मतलब है पप्पू यादव को आत्महत्या करना या चुपचाप जहर खा के मर जाना। पता नहीं चल रहा है कांग्रेस को कि हम कहां से उम्मीदवार खड़ा करें, लालू जी कहीं दे न दे। क्या लालू यादव जी क्या हमें जाधव नहीं समझते हैं या अपना बेटा नहीं समझते? पूर्णिया के जनता सभी तैयार है उनको सबक सिखाने के लिए। हम झुकेंगे तो सिर्फ पूर्णिया के सामने, अपने भगवान के सामने। दुनिया में मर जाएंगे, कहीं नहीं झुकेंगे। महागठबंधन बिहार में नहीं है, ये एक तरह से लालू जी के मर्जी पर है। यहाँ महागठबंधन कांग्रेस अब मेरी माँ है तो पूरा भरोसा है एक माँ पर। प्रियंका जी राहुल गांधी जी को देखना है पप्पू यादव के बारे में। लेकिन आत्मसमर्पण अगर कर दिए हैं तो आत्मसम्मान है, जमीर है, तो निश्चित रूप से अपना नजरिया साफ करना चाहिए। महागठबंधन का कोई वजूद नहीं है। आपने सुना होगा बिहार के कांग्रेस के नेता पप्पू यादव कह रहे हैं कि जहर खा लूंगा लेकिन पूर्णिया छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मुंबई के कांग्रेस नेता संजय निरुपम कह रहे हैं कि कांग्रेस नेतृत्व मुंबई में फेल हो गया। बीजेपी कहती है कि कांग्रेस में स्वाभिमान बचा ही नहीं। अब राजनीति का सवाल यह है कि क्या INDIA में कांग्रेस का दम घुटता है? कांग्रेस के लिए क्या यही रह गया है कि अपने नेता टूटे लेकिन गठबंधन ना छूटे? और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये उन्हीं के नेता सवाल उठा रहे हैं। अब हम अपनी चर्चा शुरू करने जा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त दो खास मेहमान हैं और सबसे पहले अंशुल अभिजीत और गुरुप्रकाश जी, आपको दोनों को मैं बता देना चाहता हूं कि शुरुआत में आपको अनइंटरप्टेड 2-2 मिनट का समय मिलेगा। आप अपनी अपनी बात रखिए। सबसे पहले अंशुल अभिजीत, क्या समस्या इस वक्त कांग्रेस के अंदर है? आपके गठबंधन के सहयोगी आपको मनमानी शर्तें मनवाने के लिए तैयार हैं। आपके अपने नेता बेचैन, परेशान और यहां तक कि संजय निरुपम तो कह रहे हैं कि श्रद्धांजलि देने की नौबत आ जाएगी कांग्रेस को कुछ दिनों के बाद। क्या कहेंगे आप? नहीं, कोई परेशानी नहीं है। कोई भी बयान आते हैं, देखिए गठबंधन के अपने वसूल होते हैं और गठबंधन में बातचीत होती है, गुफ्तगू होती है, समझौते होते हैं। ये एक कठिन है, ये कोई आसान नहीं है, लेकिन एक तरह से अंत में ये सुलझा दिया जाता है। और कोई भी बयान आते हैं, देखिए बयान तो आते ही रहते हैं भाई, सियासत की गर्मी होती है, उसमें बयान होते रहते हैं। बयान जो आते रहते हैं वो एकता परखने की कोई कसौटी नहीं होती, उसका अब इतना महत्व होता है। आप विश्वास ये रखिए कि बहुत जल्द ही ये सुलझा दिया जाएगा और एक ऐलान कर दिया जाएगा लिस्ट का। पर यह बुनियादी सवाल नहीं है। बुनियादी सवाल ये आजकल ये है कि चुनाव के पहले निष्पक्षता है कि नहीं है, यहाँ पर स्वतंत्रता है कि नहीं है, यहाँ पर जो संविधान के जो बुनियादी ढांचे हैं वो महफूज हैं कि नहीं है। क्योंकि दो मुख्यमंत्री को तो आपने गिरफ्तार कर दिया, कांग्रेस का जो बैंक अकाउंट है, जो खाता है, उसको तो फ्रीज कर दिया आपने। 97% जो ईडी के केसेस है वो विपक्ष के नेताओं के खिलाफ हैं। विपक्ष की आवाज आप दबाने की कोशिश कर रहे हैं। आप एक तरह से वसूली कर रहे हैं जबरदस्त। इलेक्टोरल बॉन्ड्स का खुलासा तो हुआ, हम सुप्रीम कोर्ट के शुक्रगुजार हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड्स सामने आए, इससे यह साफ पता चलता है कि किस तरह भाजपा सरकार वसूली कर रही है और नैतिकता की उच्च जमीन लेकर वो प्रवचन देती है कि हम ये आदर्श राजनीति कैसे करते हैं। भाई अभी अभी कुछ दिनों पहले तो आपने एक ऐसे नेता को लिया वहां पर आंध्र प्रदेश में, जनार्दन रेड्डी, जिनके खिलाफ ऐसे घोटालों का केस है, 35,000 घोटालों का केस है, जिनका दामन इतना एक तरह से इतना कित है, जितने दाग हैं उनके पास, जिनको एक जज को रिश्वत देने की एक आरोप लगाया, उनको तो अपने आप उनका इस्तकबाल कर रहे हैं, उनका माल्यार्पण कर रहे हैं, अपने पास ले रहे हैं और फिर नैतिकता के प्रवचन आप देते रहते हैं। ये सब बुनियादी सवाल यहां पर रहे हैं। और दूसरी तरफ यहां पर बेरोजगारी है, यहां पर मंदी है, यहां पर मुफलिसी है। आपने इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का तो डेटा आया है। ठीक है, आपके सिर्फ 2 मिनट समाप्त हुए, इसके बाद मैं दोबारा आपके पास आऊंगा और आप अपनी बात यहां से कंटिन्यू कर सकते हैं। कुछ और सवाल भी होंगे, लेकिन गुरुप्रकाश, ओपनिंग रिमार्क आपका। और क्या आप सिर्फ मौज लेना जानते हैं? क्या आप इस इंतजार में रहते हैं कि इनके यहां कोई खटपट हो, 2-4 नेता इधर आए, ज्वाइन कराएं, फिर उनका बैकग्राउंड देखें या ना देखें, लेकिन आपकी बात बन जाती है?
नहीं, देखिए राममोहन जी, बहुत ही दुखद है और दुर्भाग्यपूर्ण है। हम सहानुभूति रखते हैं, हमारी पूरी सिंपैथी आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी के साथ है, जिस पार्टी की ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन, जिस पार्टी की ऑफिशियल सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर महिलाओं का भाव लगाती हो, उस पार्टी से और क्या अपेक्षा कर सकते हैं। जिस पार्टी के सिटिंग विधायक वीर सिंह भूरिया कांग्रेस पार्टी के मध्य प्रदेश में चुनाव के प्रचार में यह कहते हैं कि आपके हाथ को काट देंगे, उस पार्टी से और क्या अपेक्षा रखते हैं। यह पार्टी आज नैतिकता, लोकतंत्र, निष्पक्षता, एजेंसी, स्वतंत्रता, इसमें भाषण देती है तो यह बात पचती नहीं हम लोगों को। देखिए, कुल मिला के बात इतनी सी है, जिस पार्टी ने चुनी हुई सरकारों को 55 बार से ज्यादा निष्कासित कर दिया हो, सस्पेंड कर दिया हो, लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को सस्पेंड करने का रिकॉर्ड कांग्रेस पार्टी के पास है। और मैं तो इस हद तक कहता हूं, कोई भी व्यक्ति, कोई भी नेता जिसमें 1% भी आत्मसम्मान होगा, स्वाभिमान होगा, वो कांग्रेस पार्टी में कैसे रह सकता है। राममोहन जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं संजय निरुपम, क्या बोले कि शिवसेना उद्धव ठाकरे जी ने खिचड़ी चोर को टिकट दे दिया है। यह चुनावी विमर्श होना चाहिए क्या? लोकतंत्र में इस भाषा का उपयोग होना चाहिए क्या? कोई मर्यादा नहीं है क्या? कोई सम्मान नहीं है क्या? यह बिल्कुल ही मेरे समझ से परे है। आप राजनीति को कहां लेकर के जाना चाहते हैं? लगातार, निरंतर देश के इतिहास में पहली बार संविधान के सर्वोच्च स्थान पे एक आदिवासी की बेटी बैठती है, उसको यह अपमानित करते हैं। देश के इतिहास में पहली बार इतना ताकतवर प्रधानमंत्री एक गरीब परिवार से आता है, अति पिछड़ी जाति से आता है, उसको आप गाली देते हैं, उसको आप आलोचना देते हैं। एक सेल्फ मेड महिला जो जमीन से उठकर के आई है और जिसने फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम बनाया है, उसको आप गाली देते हैं। आप देश को कहां लेकर के जाना चाहते हैं? मैं पूछना चाहता हूं आपसे। निरंतर पंजाब में इनके साथी हैं रवनीत सिंह बिट्टू, वो छोड़ करके आ जाते हैं और आरोप हमारे ऊपर लगता है। देखिए राममोहन जी, गिरगिट भी शर्मा जाए। देखिए, पॉलिटिकल तकरीरों के लिए आपके पास बहुत समय हो सकता है, लेकिन आज हम स्पेसिफिक मुद्दे पे बात कर रहे हैं। हम गठबंधन और गठबंधन की मजबूरी पे बात कर रहे हैं। दोनों तरफ से आप उसी पे तर्क रखेंगे तो ज्यादा बेहतर जनता के लिए रहेगा। और अंशुल अभिजीत जी, सवाल बहुत सीधा, बहुत स्पेसिफिक है। आपने कहा कि उसूलों से गठबंधन चलते हैं, तो अगर आपके सामने वाला आपकी इच्छा के बगैर, सीटों के डिवीजन के बगैर अपने प्रत्याशी उतार देगा, तो आपकी वहां की यूनिट क्या करेगी? नहीं, देखिए, हमेशा गठबंधन में बातचीत होती है, समझौते होते हैं, गुफ्तगू होता है और ये जारी रहता है। तो बातचीत के बाद ही तो कोई समस्या को उलझा सकते हैं। ठीक है, ऐसी कोई नई बात नहीं है। गठबंधन में तो हमेशा बहुत सारे दावेदार होते हैं। पहले आपको नहीं टोका, इसलिए मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर आपने तय किया कि कांग्रेस कहीं 15 सीट पे लड़ेगी, आपके गठबंधन के साथी भी 15 सीट पे लड़ेंगे, मैं उदाहरण के लिए बोल रहा हूं, और आपके दूसरे गठबंधन के साथी 20 सीट पे उम्मीदवार घोषित कर दें बिना ये तय हुए, तो क्या आपकी पार्टी यूनिट के लोग बोले वो गलत हो गया? नहीं, या फिर ये मान लिया जाए कि नहीं, अभी चूंकि उनकी सब कुछ माननी है ताकि गठबंधन बचा रहे? नहीं, ऐसा नहीं है कि गठबंधन बचा रहे। हम गठबंधन मुंबई में क्या हो रहा है समझते हैं। देखिए, बातचीत होने पे ही जो उद्धव गुट ने अपने बातचीत हो रही है। अभी क्या 2 दिन पहले भी ये तय हो गया है कि वहां पे कितनी सीटें दे दी आपने उद्धव गुट को गठबंधन में? नहीं, वो बातचीत हो रही है। अभी आपको एक आध दिन में पता चल जाएगा कि क्या लिस्ट है। कुछ दिन 2 दिन पहले भी मुकुल वासनिक जी के यहाँ एक गंभीर चर्चा भी हुई थी इस मामले में। अड़चनें थी, होती रहती हैं, गठबंधन में तो होती ही रहती हैं। इसमें नई बात क्या है? गठबंधन है ही उसका नाम कि जब बातचीत नहीं होगी, जब सीटों का ठीक से बंटवारा नहीं होगा, और ठीक है कुछ सीटों पे अड़चनें जरूर आती हैं तो आएंगी ही, ये तो वाजिब है ना। जब गठबंधन है तो सीटों में भी बातचीत होगी। कांग्रेस ही प्रतिबद्ध है, इसलिए यह सवाल है, क्योंकि फिर कमजोरी दिखने लगती है। सर, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आप मत कीजिए। सारी जगह पे अनुशासन, अधिकतम अनुशासन क्या कांग्रेस निभाएगी? हमने ये पहले ममता बनर्जी के केस में बंगाल में भी देखा। आप लोग कहते रहे कि नहीं गठबंधन हो रहा है, गठबंधन हो रहा है। घोषणा तो अभी हुई नहीं है। वही तो मैं पूछ रहा हूं आपसे कि सीटों का ऐलान तो दूसरे कर रहे हैं ना। बिहार से प्रत्याशी उतार दिए। नहीं, देखिए, ये अभी निष्कर्ष पे पहुंचा नहीं है। अभी सीटों की घोषणा अभी बिहार में हुई नहीं है। वो आज हो जाएगी या कल हो जाएगी, वक्त पर हो जाएगी, उसमें आपको पता चल जाएगा। ऐसी अभी कोई बात नहीं है, अभी बातचीत चली रही है और एक तरह से अच्छे माहौल में बातचीत चल रही है। बातचीत क्यों ना चले भाई? गठबंधन का यही नाम है कि बातचीत होती रहती है, संवाद होता रहता है, समझौते होते रहते हैं, आगे पीछे होता रहता है। इसमें कोई नई बात नहीं है। अंतिम बात में आपसे भी पूछता हूं, फिर गुरुप्रकाश जी के पास मुझे जाना है।
जरा बताइए, आप कह रहे हैं बातचीत होती रहती है, लेकिन बातचीत से पहले ऐलान किए जा रहे हैं। पूर्णिया से कैसे बीमा भारती को टिकट दे दिया अगर बातचीत चल रही है तो? नहीं, वो उसकी अपनी वजह होगी, उसका अपना लॉजिक होगा। मैं नहीं जानता कि क्यों ऐलान कर दिया गया है, लेकिन मैं ये कह सकता हूं औपचारिक रूप से कि बातचीत अभी चल रही है, घोषणा नहीं हुई है किसी भी सीट की, जहां तक महागठबंधन का सवाल है, और वो एक आध दिन में हो जाएगी। अभिजीत, तो इसमें समस्या कोई है नहीं। अंशुल अभिजीत अभी अपने कैंडिडेट या ये कहिए कि अपने नेता पप्पू यादव के साथ हैं कि बीमा भारती के साथ हैं आज तक की स्थिति में? नहीं, तो हम जो कांग्रेस में होंगे हम उनके साथ होंगे ना। नहीं, देखिए अभी यहां पर गठबंधन में बार वही सवाल आप कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि अभी सीटों का ऐलान नहीं हुआ है औपचारिक रूप से, वो हो जाएगा आज नहीं तो कल। उसमें आपको पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है, नहीं होने वाला है। आप पहले से ही पूछ रहे हैं कि सीटों का या चयन कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है। चिंता जाहिर की है सर, आपके नेताओं ने चिंता जाहिर की है। आप आराम से करेंगे भाई, एक फेज का नामांकन हो गया है, आराम से करते रहिए आप, अगले फेज का भी आने वाला है। गुरु प्रकाश, नहीं गुरु प्रकाश जी, मेरा सवाल आपसे है, पार्टी है यहां पर क्यों नहीं व्यक्त करेंगे आपने? ठीक है, ये आपकी बात मुझे समझ में आई। गुरु प्रकाश, क्या आप लोग वेट एंड वॉच कर रहे हैं कुछ चीजों को लेकर? क्या आप लोगों के लिए ये विन विन सिचुएशन है? मुंबई हो, पूर्णिया हो, बिहार की कुछ और सीटें हो, आप भी वहीं से आते हैं, क्या चीजों को देख रहे हैं इस वक्त आप लोग? नहीं, देखिए राममोहन जी, बिल्कुल ये हमारे लिए भी एक चिंता की बात है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा है कि हमें एक मजबूत विपक्ष चाहिए, लेकिन विपक्ष की स्थिति आप उत्तर से लेकर के दक्षिण तक देखिए। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला इनकी आलोचना करते हैं, हिमाचल प्रदेश में प्रतिभा सिंह चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है, हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। गठबंधन की बात आप करिए, बिहार में एनडीए गठबंधन में 5 लोग हैं, 5 पॉलिटिकल पार्टीज हैं। हम लोगों के साथ आपने देखा क्या कि चिराग जी ने पहले अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए, मांझी जी ने पहले अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए, जेडीयू ने पहले अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए। अरे बातचीत हुई, समन्वय हुआ, संवाद हुआ, चर्चा हुई सकारात्मक माहौल में, और फिर हमने अपने उम्मीदवारों को घोषित किया। चिंता है, देखिए औरंगाबाद से कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता निखिल कुमार, वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी, गवर्नर भी रहे हैं, उनका टिकट काट दिया गया, वो विरोध कर रहे हैं। पूर्णिया से जैसे आपने कहा, पप्पू यादव गए थे कांग्रेस में गाजे बाजे के साथ, अरे हमको पूर्णिया से टिकट मिल जाएगा, उनका टिकट काट दिया गया। अरे संवादहीनता की भी पराकाष्ठा होती है, बातचीत तो होनी चाहिए। आप परिवार नहीं चला सकते हैं, पार्टी नहीं चला सकते हैं, गठबंधन नहीं चला सकते हैं और देश चलाने का सपना देखते हैं। मैं हृदय से बहुत दुखित हूं, मैं हृदय से बहुत पीड़ित हूं कि आज कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति है, हर प्रांत में यही स्थिति है। आप देखिए वेस्ट बंगाल में ममता दीदी इनको आए दिन गरियाते रहती हैं, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी के लिए चिरकुट, ना जाने ऐसे सतही शब्दों का उपयोग किया गया, मैं बोलना तक नहीं चाहता हूं। पंजाब में आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, दिल्ली में साथ आ जाएंगे, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल आपका स्पेसिफिक सवाल कांग्रेस से क्या है? हम उनके साथ खड़े हो जाएंगे। आपका स्पेसिफिक सवाल क्या है? फिर अंशुल अभिजीत आप भी सोच कर रखिए, गठबंधन पे आप बीजेपी से क्या पूछना चाहते हैं? आपका स्पेसिफिक सवाल कांग्रेस से क्या है, गुरु प्रकाश जी? देखिए, मेरा स्पेसिफिक सवाल कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन से यह है कि आप लोग परिवार, पार्टी, गठबंधन को चला नहीं सकते हैं और देश चलाने का सपना देखते हैं। ऐसा नहीं होने वाला है। देश के 140 करोड़ लोग आपकी हर एक डेवलपमेंट पे एक पैनी नजर बना के रखे हुए हैं और वो देख रहे हैं कि आप 4 लोग साथ में नहीं चल सकते। पार्टी और गठबंधन चला नहीं रहे हैं तो देश कैसे चलाएंगे? अंशुल जी जवाब दीजिए। अच्छा, तो देश आपने कैसे चलाया? अब 10 साल हो गए यहाँ पर, जो बेरोजगारी का दर है, जो महंगाई का दर है, जो आर्थिक व्यवस्था है जिस पे सब लोग रो रहे हैं, वो अपना देश चलाने की बात आप करते हैं? कौन सी आपने योग्यता और अक्षमता दिखाई आपने कोविड के वक्त, जब यहाँ पर गंगा में लाशें बह रही थी, जब अंत्येष्टि की आग से रात दोपहर हो गई थी? और नहीं, एक मिनट, कौन सा देश चलाया? देखिए, आर्थिक व्यवस्था, हमारी जो आर्थिक व्यवस्था की बर्बादी का संचालन करना देश चलाना नहीं होता है। बेरोजगारी दर तो आप देख लीजिए ना, यही मुख्य मुद्दा है। आप नफरत फैलाते हैं, ध्रुवीकरण करते हैं, को लेकर कार्यपालिका का आतंक है। कोई सवाल आपके मन में? देखिए, आप हस्तक्षेप नहीं, आप पूछिए सवाल। उनकी कैसी, गठबंधन की किस तरह की राजनीति? हाँ, तो मैं पूछता हूं उनसे, अजीत पवार के खिलाफ आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? ऐसे कलंकित लोगों को आपने अपनी पार्टी में समाया, किस तरह
किस तरह आपने शामिल किया, आतंक देके, ईडी का आतंक देके, कार्यपालिका का आतंक देके, खरीद फरोख्त की राजनीति कर कर जो चुनी हुई रियासतों में सरकार है उनको गिराने की कोशिश करते हैं और कहते हैं आप सरकार चलाते हैं। किस तरह की सरकार चलाते हैं ना, तो सरकार तो खुल गई ना, इलेक्टोरल बॉन्ड से आप सत्ता के जोर से सरकार चलाएंगे? गुरुप्रकाश जी जवाब दीजिए, क्या सत्ता के जोर से भ्रष्टाचार के इतने गंभीर आरोप हैं? आपका सवाल मैंने ले लिया, जवाब दीजिए गुरुप्रकाश जी। नहीं, देखिए राममोहन जी, मैं उनके सारे प्रश्नों को सुना है और सारे प्रश्नों का मैं पॉइंट बाय पॉइंट उत्तर दूंगा। आपने बेरोजगारी और महंगाई की बात की। यूपीए के 10 साल का बेरोजगारी का एवरेज रेट, महंगाई और रेट निकालिए, और एनडीए के 10 साल का अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन रेट निकालिए, आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा, नंबर 1। दूसरा, आपने इकोनॉमिक ग्रोथ की बात की। आपके समय में देश 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, 65 साल आपको लग गया था 11वें नंबर पे लेके जाने में। आज देश 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है पूरे दुनिया में और 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाली है। मूडीज जाकर के देख लीजिएगा, 7% से अधिक का हमारा ग्रोथ रेट रहने वाला है। और मैं आपको खुली चुनौती देता हूं, अगर आपके पास, जो आपने हमारे ऊपर आरोप लगाया कि हमने खरीद फरोख्त किया है, हमने बिक्री की है, हमने सरकार तोड़ी है, अगर एक भी एविडेंस, मैं नेशनल टेलीविजन पे कह रहा हूं, अगर एक भी एविडेंस आप यहां प्रेषित करिएगा तो हम उसको स्वीकार करने को तैयार हैं। कोर्ट गए थे, लेकिन वो पूछ रहे हैं, कोर्ट ने उल्टा आप ही को डांट लगाया, कोर्ट ने आपको डांटा। 10 सेकंड चाहता हूं। मुद्दे पे अजित पवार के खिलाफ, अशोक चव्हाण के खिलाफ जो बोलते थे, कब बोलेंगे? ये स्पेसिफिक सवाल था। नहीं, देखिए, इन लोगों के टेप रिकॉर्डर में इनका कैसेट फंस गया है। अजीत पवार ही क्यों ना हो, अशोक चौहान ही क्यों ना हो, मैं पुनः बोलता हूं, उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन रुक गया है क्या? बताइए ना। अगर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा हो, आप कोर्ट थोड़ी हैं, आप सर्वोच्च न्यायालय थोड़ी हैं। दुखद यही है कि अपने आप को ये लोग कोर्ट से ऊपर मानते हैं। अरविंद केजरीवाल संविधान विषय पे आ रहा हूं, वापस गठबंधन पे आ रहा हूं, सिर्फ 1 मिनट लूंगा आप दोनों का। आप दोनों 1 मिनट जरा सुनिए, समय 1 मिनट ही लगेगा। इंडिया में कांग्रेस की मजबूरी का एक आंकड़ा दरअसल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं और उसके बाद फिर आप दोनों लोग अपनी बात रखिए। बिहार में इस वक्त लोकसभा की 40 सीटें हैं। कांग्रेस ये कह रही थी कि कम से कम 10 सीटें उसको चाहिए। आरजेडी ने कहा नहीं मिलेगा। पहले 7 सीटें या 7 से ज्यादा सीटें देने के लिए वो तैयार नहीं थी और बाद में उसने शर्तों के साथ बिहार में कांग्रेस को 9 सीटें दी। तो यह भी साथ साथ कह दिया कि झारखंड में कांग्रेस आरजेडी को कम से कम 2 सीटें जरूर दे। कहा जा रहा है कि बिहार में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल हो गया है। आरजेडी खुद 26 सीटों पर लड़ेगी, वामपंथी दलों के लिए 5 सीटें छोड़ी गई हैं और कांग्रेस को सिर्फ 9 सीटें मिली हैं। इसका ऐलान भी हो सकता है और पूर्णिया सीट से लालू की पार्टी ही चुनाव लड़ेगी। इसी तरह महाराष्ट्र में थोड़ा सा चलिए, वहां 48 सीटें हैं। कांग्रेस कह रही थी कि कम से कम 21 सीटें उसको मिलनी चाहिए। शरद पवार, उद्धव ठाकरे कांग्रेस को 16-17 सीटों से ज्यादा देने के लिए तैयार नहीं दिखते। आईएनडीआईए गठबंधन में शामिल एक और दल समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को सिर्फ 17 सीटें दी, जबकि कांग्रेस 20 सीटें कम से कम मांग रही थी और अभी तक कांग्रेस यूपी की 17 सीटों पर उम्मीदवार तलाश कर पाई है। रायबरेली और अमेठी पर कांग्रेस उम्मीदवार का इंतजार अभी भी देश को है। ये कुछ ऐसे फिगर्स हैं सर, एक छोटा रिएक्शन में अंशुल अभिजीत जी आपसे चाहता हूं। ये कुछ ऐसे फिगर्स हैं जिसको लेकर आपके कार्यकर्ताओं को हमसे ज्यादा चिंता होगी। हमारा तो डिबेट शो है, हम आपसे सवाल पूछेंगे, बात निकल जाएगी, आई गई होगी, लेकिन आपके कार्यकर्ताओं को ज्यादा चिंता है कि उनके भविष्य का क्या होगा। नहीं, देखिए, हमारी पार्टी सुदृढ़ है, जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनमें बड़ी ऊर्जा है, वो चुनाव के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जो भारत जोड़ो यात्रा ने जो असर दिखाया, जो हुजूम था, जो उम्मीद थी, जो ऊर्जा आई, उससे हमारे कार्यकर्ता बहुत दुरुस्त हैं, ऐसी बात कोई बात नहीं है। और जहाँ तक एक महाराष्ट्र का आपने जिक्र किया, एक बात मैं कह देता हूँ अपने मित्र से कि भाई प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ जो केसेस थे, सीबीआई ने अभी हाल में ही बिल्कुल ड्रॉप कर दिए, सब बिल्कुल खारिज कर दिए, क्योंकि वो किसी और के खेमे में चले गए। तो उनके जो केसेस थे, उनका दामन बिल्कुल साफ हो गया। और एक तरह से जो डॉक्टर मनमोहन सिंह के खिलाफ जो आरोप थे, फिर वो भी बेबुनियाद थे। इसका ये मतलब हुआ ना। तो ये देखिए यहाँ पर इनका खेल क्या हो रहा है। आप जो लुइस बर्जर केस है, जो मध्य प्रदेश में जितने आरोपी जवाब ले लो, इसके बाद मुझे कंक्लूड करना है। गुरुप्रकाश जी, क्विक। जी जी नहीं, देखिए, ऐसा है कि गठबंधन धर्म पे राममोहन जी आपने बहुत अच्छा विषय आज लिया था आज की चर्चा के लिए, और मैं बताना चाहता हूं कि भारत की राजनीति में गठबंधन को धर्म का दर्जा किसने दिया था? पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, उन्होंने देश को दिखाया था कि गठबंधन कैसे चलाया जाता है। और उस गठबंधन में आज का डीएमके हो, आज का टीएमसी हो,
फारूक अब्दुल्ला हो, सब के सब उस गठबंधन में मौजूद थे। तो गठबंधन में साथियों को सम्मान कैसे देना है, सबके स्वाभिमान की रक्षा कैसे करनी है, ऐसे होता है। खिचड़ी चोर बोल देना, चिरकुट बोल देना। ठीक सर, समय इतना ही है मेरे पास, मैं यहीं पे आपको रोकना चाहता हूं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ आए, चर्चा में जुड़े। लेकिन आज की राजनीति का सार यह है कि आप मजबूत हो तो सब चलता है, और अगर कमजोर हैं तो कमजोर होने पर साथी भी आंख दिखा जाते हैं। मतलब यह कि कांग्रेस की कमजोरी का फायदा इस वक्त INDIA गठबंधन में उसके सहयोगी दल उठा रहे हैं। कांग्रेस का जनाधार लगातार घटा है पिछले चुनावों में, और जहां भी क्षेत्रीय दल कांग्रेस के मुकाबले मजबूत हैं, वहां वो अपनी शर्तें कांग्रेस के ऊपर थोप रहे हैं। कांग्रेस की मजबूरी यह है कि उन्हें थोड़े से नानुकुर करने के बाद शर्तें माननी पड़ रही हैं, और फिर चाहे उनके अपने नेता ही नाराज क्यों ना हो जाएं या फिर पार्टी ही क्यों ना छोड़ जाएं।